Online students, check your audio and video. है ना, स्टार्ट करेंगे हम लोग टॉपिक। ये पढ़े थे ऑलरेडी, प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। ठीक है, ये बताओ, रिपीट कर दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस का मतलब था बेसिकली कि एक इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, और वो रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर फॉलो नहीं होगा तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैंसिल भी हो सकता है। राइट, तो इसमें क्या क्या सिचुएशंस है देखेंगे हम लोग। सबसे पहला हम लोग पढ़े थे प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। कौन बताएगा व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ? क्या था युग? अटमोस्ट गुड फेथ जैसे, हाँ, गुड फेथ का मतलब ट्रस्ट है ना। तो इन गुड फेथ का मतलब है कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एक गुड फेथ का कॉन्ट्रैक्ट, एक भरोसे का कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर कोई भी चीज हम छुपा नहीं सकते, ना ही हम छुपा सकते, ना इंश्योरेंस कंपनी कोई चीज हाइड करेगा। अगर कोई भी ऐसा चीज हम हाइड करते हैं जो फ्यूचर में पता चलता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत मटेरियल था, तो इंश्योरेंस कंपनी कंपेंसेशन देने से मना कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज अ पर्सन इज टेकिंग एन हेल्थ इंश्योरेंस, तो वहां पूछता है हैबिट ऑफ स्मोकिंग ड्रिंकिंग, ये हैबिट वहां पूछता है। तो अगर किसी को हैबिट है और वो बात वो वहां डिस्क्लोज नहीं कर रहा कि ही हैज एन हैबिट ऑफ स्मोकिंग और ड्रिंकिंग, और फ्यूचर में अगर इंश्योरेंस कंपनी को पता चलता है कि तुमको कोई हेल्थ प्रॉब्लम हुआ ड्यू टू स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग जो कि तुम डिस्क्लोज नहीं किए थे, तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा देने से मना कर सकता है। क्लियर है? तो पहला है अटमोस्ट गुड फेथ, जिसका मतलब था कि जो प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस ये बोलता है कि इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट एक भरोसे का कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कोई भी चीज छुपाया नहीं जाना चाहिए बाय बोथ द पार्टीज। राइट, इसके बाद था प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इसका मतलब था कि हम जिस चीज का हम इंश्योरेंस करा रहे हैं वो हमारा होना चाहिए। राइट, जैसे ये टेबल मेरा है तो मैं इसका इंश्योरेंस कर सकता हूं, लेकिन तुम इसका इंश्योरेंस नहीं कर सकते। राइट, तो जो चीज तुम्हारा है उसी का तुम इंश्योरेंस कर सकते हो। राइट, तो अगर मेरा कार है तो मैं इंश्योरेंस कर सकता हूं, कोई और उसका इंश्योरेंस नहीं कर सकता कभी भी। ठीक है, अगर बाई चांस कोई और इंश्योरेंस करता है और अगर कार को डैमेजेस पहुंचता है तो उसको पैसा नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? आज सोच लो तुम ये फर्नीचर का इंश्योरेंस करते हो और सपोज ये फर्नीचर डैमेज हो जाता है, तो क्या तुमको पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा, ना मुझे मिलेगा ना तुम्हें मिलेगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि मैं इंश्योरेंस किया नहीं था बोल के मुझे नहीं मिलेगा, तुम्हारा इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है बोल के तुमको नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? और इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, इंश्योरेबल इंटरेस्ट किस चीज से आता है? रिलेशन से। मतलब अगर खुद के जो फैमिली मेंबर्स है हम सिर्फ उसी का इंश्योरेंस कर सकते हैं। राइट, हम किसी आउटसाइडर्स का इंश्योरेंस नहीं कर सकते। जैसे मैं तुम्हारा इंश्योरेंस नहीं कर सकता, मैं अपने फैमिली मेंबर्स का इंश्योरेंस कर सकता हूँ। क्लियर है ये? तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट बोलता है अपने ही फैमिली मेंबर्स का इंश्योरेंस कर सकते हैं, कोई स्ट्रेंजर का इंश्योरेंस नहीं कर सकते हम। राइट, वरना क्या करेगा कोई भी पर्सन जिसका डेथ होने वाला होगा, रोड में कोई घूम रहा होगा जिसका डेथ होने वाला होगा, पकड़ पकड़ के लोग उसका इंश्योरेंस करने लगेंगे। क्या होगा? मरेगा तो अपने को पैसा मिलेगा, तो व्यापार हो जाएगा ये तो, पकड़ के लोगों का इंश्योरेंस करना और उनको मारना फिर और पैसा लेना। ठीक है, तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या बोलता है? हम उसी का इंश्योरेंस कर सकते हैं जो हमारा है। राइट, थर्ड प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का मतलब था कि इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट कोई प्रॉफिट कमाने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट खाली कंपेंसेशन का कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब अगर सोच लो फर्नीचर जलता है और मुझे 10,000 का नुकसान होता है तो मुझे 10 ही हजार मिलेगा, 10,000 से ज्यादा नहीं मिल सकता। राइट, क्योंकि
ये कोई व्यापार नहीं है, कोई पैसा कमाने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये कोई प्रॉफिट अर्निंग का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर प्रॉफिट। ये सिर्फ कंपेंसेशन का कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब जितना का नुकसान होगा उतना पैसा मिलेगा, उससे ज्यादा कभी भी नहीं मिलेगा। क्लियर है ये? नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि अगर तुम एक ही चीज का दो जगह से इंश्योरेंस करवाए हो तो दोनों कंपनी मिलकर पैसा देंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे सोच लो, ये फर्नीचर का इंश्योरेंस मैं करवाया हूं दो कंपनी से, एक कंपनी ए से एक कंपनी बी से, और ये फर्नीचर जल जाता है 10,000 का, तो कंपनी ए भी 10,000 देगा, कंपनी बी भी 10,000 देगा, ऐसा नहीं होने वाला। टोटल ए और बी मिलके 10,000 देंगे। इसका मतलब वी शुड अवॉइड टेकिंग मल्टीपल इंश्योरेंस। हमको मल्टीपल इंश्योरेंस नहीं लेना चाहिए। हमारा गाड़ी है तो अगर हम दो जगह से उसका इंश्योरेंस करवाएं तो भी कोई फायदा नहीं है उसका, क्योंकि अगर डिस्ट्रॉय होगा, डैमेज होगा, दोनों कंपनी मिलकर पैसा भरेंगे। दोनों अलग अलग नहीं देने वाले कि हम 10,000 का सामान टूटेगा, इससे ले लिए 10, इससे ले लिए 10, ऐसा नहीं होने वाला। मिला के टोटल 10 ही मिलेगा। समझ में आ रहा है? बट ये प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन काम नहीं करता इन केस ऑफ अ लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस के केस में काम नहीं करता ये। इसका मतलब लाइफ इंश्योरेंस के केस में हमको दोनों कंपनी से पैसा मिलेगा। जैसे सोच लो, एग्जांपल के तौर पे सोच लो मैं मेरा इंश्योरेंस करता हूं दो कंपनी से, एक कंपनी ए से 1 करोड़ का और एक कंपनी बी से 2 करोड़ का इंश्योरेंस करता हूं। अब अगर डेथ होता है तो कंपनी ए से भी 1 करोड़ आएगा, कंपनी बी से भी 2 करोड़ आएगा। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर ये फर्नीचर का बात चल रहा है, 10,000 का फर्नीचर है, इसका मैं दो जगह से इंश्योरेंस करता हूं तो दोनों से 10-10 नहीं आएगा, मिला के 10 आएगा। समझ में आ रहा है? तो गुड्स के केस में, एसेट्स के केस में दोनों से मिल के आएगा पैसा टोटल। लेकिन अगर लाइफ का बात है, लाइफ इंश्योरेंस का केस है, तो वैसे सिचुएशन के अंदर हमको जो है दोनों जगह से पैसा मिलेगा। क्लियर है? फिर था प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन। नहीं पढ़े आई थिंक, है ना? पढ़ेंगे हम लोग सबरोगेशन। देन व्हाट इज सबरोगेशन? ये पढ़े थे मिटिगेशन शायद, है ना? फिर से एक बार देख ही लेंगे इसको भी। तो स्टार्ट करेंगे, लास्ट का 3 पॉइंट पढ़ेंगे। प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन। देना व्हाट इज सबरोगेशन? सबरोगेशन का मतलब होता है किसी और की स्थिति में आना, दैट इज कॉल्ड एज सबरोगेशन। ठीक है? जैसे एग्जांपल के तौर पे क्या हो गया इसको, मुंह से तो यही दिख रहा है तुम लोग का, लेकिन मिलेगा नहीं, है ना? शकल से तो लग रहा है छुट्टी ही चाहिए बोल के। देखना हम लोग पढ़ेंगे सबरोगेशन। क्या हो गया इसको? है ना? व्हाट इज सबरोगेशन? सबरोगेशन का मतलब होता है किसी और का जो अधिकार है वो तुम्हारा हो जाना, इज कॉल्ड एज सबरोगेशन। जैसे एग्जांपल के तौर पे लेट्स से तुम ये फर्नीचर का इंश्योरेंस, सोच लो मैं ये फर्नीचर का इंश्योरेंस किया हूं, ठीक है? ये फर्नीचर 10,000 का है, सपोज आग लग गया, डिस्ट्रॉय हो गया, डैमेज हो गया ये, ठीक है? आधा पर्दा जल गया, ये 90% जल गया, ठीक है? इंश्योरेंस कंपनी मुझे 10,000 रुपये दे दिया। अब ये जो थोड़ा जल गया है, कुछ थोड़ा बहुत बच गया होगा, ये जो थोड़ा बहुत बचा हुआ फर्नीचर है, बचा हुआ लकड़ी है, इसको मैं बेच के सोच लो 500 रुपया आएगा लेट से,
तो ये जो 500 रुपया आएगा ये किसका होगा? तो नहीं, सब्रोगेशन बोलता है कि तुमको तुम्हारा 10,000 मिल चुका है। मेरा 10,000 का फर्नीचर था, मुझे मेरा 10,000 मिल चुका है। अब ये जो सामान है ये इंश्योरेंस कंपनी का है। अब जला हुआ सामान अगर इंश्योरेंस कंपनी बेचेगा और उससे पैसा आएगा तो वो पैसा इंश्योरेंस कंपनी का होगा। समझ में आ रहा है? तो सब्रोगेशन क्या बोलता है कि तुमको अगर तुम्हारे सामान का पूरा पैसा मिल गया है तो अब अगर बचा कुचा सामान से कुछ पैसा रिकवर होता है तो वो रिकवरी का पैसा किसको मिलेगा? इंश्योरेंस कंपनी को मिलेगा। समझ में आ रहा है? वरना क्या होगा, मुझे तो प्रॉफिट हो जाएगा, वरना 10,000 में फर्नीचर खरीदा, ये जल गया, 10,000 भी आ गया इंश्योरेंस कंपनी से और इसको बेच के 500 और आ गया, 10,500 आ गया, तो मेरे को तो प्रॉफिट हो गया फर्नीचर जलने से। कल इसको जला दूंगा, परसों उसको जला दूंगा, रोज 100 200 500 कमाऊंगा ऐसे। समझ रहे हो? तो ऐसा लोग ना करना शुरू कर दें, इसीलिए रूल है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन का, जो बोलता है तुमको अगर तुम्हारा पैसा मिल गया है तो जो बचा हुआ सामान है वो इंश्योरेंस कंपनी का होगा। समझ में आ रहा है? इतना डाउट है? बोलो। वो काट के पैसा मिलेगा, वो कम करके मिलेगा। ठीक है, आज जैसे 10,000 का फर्नीचर है, ठीक है, सोच लो मैं 5 साल इसको यूज कर चुका हूं तो, और ये डिस्ट्रॉय हो गया, जल गया 5 साल बाद, तो इंश्योरेंस कंपनी भी 10,000 पूरा नहीं देगा, उसको एक रीजनेबल तरीके से कम करेगा, डिप्रिशिएट करेगा। करंट प्राइस नहीं, डिप्रिशिएट करेगा। नया फर्नीचर तो मार्केट में 15 में मिल रहा होगा, है ना, तो करंट प्राइस से कोई मतलब नहीं है। 10,000 लेस डेप्रिसिएशन, जो भी 10% के हिसाब से चलो 5 साल, तो 5,000 कम हो गया, 5,000 मिलेगा वैसे। ठीक है, क्लियर है ये? देना। हाँ, हर एक चीज का इंश्योरेंस होता है। हम अपने दुकान में गुड्स का, एसेट्स का, अपने लाइफ का, हेल्थ का, कोई भी चीज का इंश्योरेंस कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? हम कोई भी चीज जिससे हमको कमाई हो रहा है हम उसका इंश्योरेंस कर सकते हैं। राइट, देखना, जो म्यूजिशियन होते हैं, जो सिंगर होते हैं, अपने वॉइस का इंश्योरेंस करते हैं, पता है? क्योंकि जो सिंगर्स हैं, ध्यान से सुनना, जो सिंगर्स हैं उनका मेन अर्निंग का सोर्स उनका वॉइस है। अगर का कुछ भी रीजन की वजह से उनका वॉइस चला जाता है लेट से, तो वो तो मरने से भी बुरा हुआ उनके लिए, क्योंकि मरने से खर्चा तो बंद हो जाता कम से कम, वो तो मरने से भी बुरा हुआ उनके लिए, क्योंकि कमाई बंद, खर्चा तो कंटिन्यू है जैसा चल रहा है। तो अपने वॉइस का इंश्योरेंस कर सकते हैं। राइट, क्लियरली? तो कोई भी चीज जिससे हमारा कमाई हो रहा है हम उसका इंश्योरेंस कर सकते हैं, क्योंकि उसके ना होने से हमको नुकसान हो जाएगा। अब जैसे क्रिकेटर्स हैं, वो अपने हेल्थ का इंश्योरेंस करते हैं। कोई फिंगर, जो स्पिनर्स है, कोई फास्ट बॉलर है, वो अपने फिंगर्स का इंश्योरेंस करते हैं। कोई भी रीजन की वजह से एक स्पिनर का फिंगर अगर डैमेज हो जाता है तो वो तो स्पिन बॉलिंग नहीं कर पाएगा, तो उसका तो लाइफ खत्म हो जाएगा, उसका तो जो बिजनेस कर रहा है, जो पैसा कमाई हो रहा है, वो तो बंद हो जाएगा। राइट, तो हम उसका इंश्योरेंस कर सकते हैं। इंश्योरेंस कोई भी चीज का हो सकता है। राइट, देखना, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन पढ़े। सब्रोगेशन का मतलब समझ में आ गया? सब्रोगेशन बोलता है कि अगर तुमको तुम्हारा पैसा मिल गया है तो जो बचा हुआ सामान है, जो बचा हुआ सामान से जो पैसा आएगा वो सब इंश्योरेंस कंपनी का होगा, तुम्हारा नहीं होगा। राइट, देखना, इन अदर वर्ड्स व्हेन द इंश्योर्ड इज कंपेंसेटेड, जब तुमको तुम्हारा पैसा मिल चुका है, व्हेन द इंश्योर्ड इज कंपेंसेटेड फॉर द लॉस और डैमेज ऑफ द प्रॉपर्टी इंश्योर्ड बाय हर और हिम, द राइट ऑफ ओनरशिप ऑफ सच प्रॉपर्टी passes on to the इंश्योरर। अब ये सामान किसका हुआ? अब ये सामान इंश्योरर का हुआ। समझ में आ रहा है? अगर मुझे मेरा फर्नीचर का पैसा मिल गया है तो अब ये फर्नीचर इंश्योरेंस कंपनी का हुआ, इसको बेच के जो पैसा आएगा इंश्योरेंस कंपनी का होगा। क्लियर है ये? फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन हैज टेकन फायर इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर हिज फैक्ट्री, due to fire he suffered a loss of 1 lakh,
एंड ही गेट्स अ कंपेंसेशन फॉर द सेम। 1 लाख का सामान जला, 1 लाख मिल भी गया तुमको। लेटर ऑन हाफ बर्न्ड गुड्स वे सोल्ड फॉर 10,000। आधा जला हुआ सामान जो पड़ा था 10,000 में बिक गया। देन दिस 10,000 विल बी केप्ट बाय द इंश्योरेंस कंपनी। समझ में आ रहा है? तो जला हुआ सामान से जो पैसा आएगा वो इंश्योरेंस कंपनी रखेगा। क्लियर है? पूरा पैसा नहीं मिलेगा तो हम जैसे एग्जांपल के तौर पे सोच लो 1 लाख की जगह हमको लेट से 90,000 मिला है, तो 10,000 का हमारा नुकसान हुआ है, तो सामान जल के 10,000 तक का पैसा हम रख सकते हैं। लेकिन जितना नुकसान हुआ उससे ज्यादा फिर नहीं रख सकते। जैसे सोच लो 1 लाख की जगह 90,000 मिला और जला हुआ सामान 12,000 में बिका, तो हम 10 ही रख सकते हैं, बाकी 2 इंश्योरेंस कंपनी को रिटर्न करना पड़ेगा। बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये है कि प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। अल्टीमेटली जितना नुकसान है उतना तक ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिल सकता। ठीक है? एंड नॉट बाय द इंश्योर्ड बिकॉज इंश्योर्ड हैज ऑलरेडी गॉट फुल कंपेंसेशन फॉर द लॉस। क्योंकि तुमको तुम्हारा कंपेंसेशन पूरा मिल चुका है, तो अब आधा जला हुआ सामान से जो पैसा रिकवर होगा वो पैसा तुमको नहीं मिलेगा। क्लियर है? नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ कॉज प्रॉक्सिमा। कॉज का मतलब होता है रीजन। तो हम जिस वजह से इंश्योरेंस लिए थे उसी वजह से अगर नुकसान होता है तो ही पैसा मिलेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे सोच लो ये फर्नीचर का मैं इंश्योरेंस लिया हूं, फायर इंश्योरेंस लिया हूं। ठीक है? मतलब आग के अगेंस्ट, फायर के अगेंस्ट में इंश्योरेंस लिया हूं। ये फर्नीचर डैमेज हो जाता है, सोच लो दिमक के वजह से, दिमक खा गया, फर्नीचर खराब हो गया, तो क्या मुझे पैसा मिलेगा? द आंसर इज नो, पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है? तो कॉज प्रॉक्सिमा बोलता है कि जो रीजन का इंश्योरेंस करवाए हो वही रीजन ऑफ लॉस भी होना चाहिए। अगर मैं फायर का इंश्योरेंस करवाया हूं तो फायर के वजह से ही डैमेजेस होना चाहिए। कोई और रीजन की वजह से अगर डैमेजेस हो रहा है तो भी हमको पैसा नहीं मिलेगा। क्लियर है? दिस इज प्रिंसिपल ऑफ कॉज प्रॉक्सिमा। कॉज मतलब रीजन ऑफ लॉस। तो रीजन ऑफ लॉस वही होना चाहिए जिस वजह से, जिस रीजन से तुम इंश्योरेंस करवाए थे। राइट? देखना, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द कॉज और रीजन फॉर द लॉस must be related to the subject matter of insurance contract। तो बोल रहा है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो रीजन है वही रीजन ऑफ लॉस भी होना चाहिए। क्लियर है? इफ लॉस इज ड्यू टू सम अदर कॉज देन द इंश्योरर कैन डिनाई टू पे द कंपेंसेशन। अगर लॉस कोई और वजह से अगर होता है तो हो सकता है कि हमको पैसा ना मिले। क्लियर है? तो प्रिंसिपल ऑफ कॉज प्रॉक्सिमा सिंपल सा बात बोलता है कि जो रीजन तुम्हारा इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का है, जिस वजह से तुम इंश्योरेंस करवाए हो, वही रीजन ऑफ लॉस भी होना चाहिए। क्लियर है? जैसे एग्जांपल के तौर पे बहुत सारा लाइफ इंश्योरेंस के अंदर ये लिखा हुआ रहता है उनके क्लॉज में कि अगर सुसाइड होगा तो पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है? तो लाइफ इंश्योरेंस के केस में, मैक्सिमम लाइफ इंश्योरेंस के केस में लिखा होता है नेचुरल डेथ है या कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई इलनेस हो गया, इसके वजह से डेथ होता है तो ठीक है पैसा मिलेगा। बट इफ द रीजन ऑफ डेथ इज सुसाइड देन पैसा नहीं मिलेगा। तो अगर बाई चांस कोई पर्सन सुसाइड करता है तो उसके फैमिली मेंबर को फिर लाइफ इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिल रहा? अब उसमें मर्डर लिखा हुआ होगा तो नहीं मिलेगा। अब जैसे एग्जांपल कोई इंश्योरेंस पॉलिसी में लिखा है कि सुसाइड एंड मर्डर का पैसा नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। लेकिन जनरली मर्डर जो है कवर्ड है, ओनली जो सुसाइड है वो कवर्ड नहीं है। क्यों कवर्ड नहीं है सुसाइड? उसका भी रीजन है, देखो सिंपल है। हाँ, हो सकता है ऐसा भी। खुद बहुत लोग जो हैं वो अपने फैमिली से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं एज कंपेयर टू देमसेल्फ, तो देर इज अ हाई चांसेस, हाई प्रोबेबिलिटी ऐसा हो सकता है कि सोच लो कि मैं इंश्योरेंस लिया
लेट से 30 लाख 40 लाख या 50 लाख का इंश्योरेंस लिया हूँ, थोड़ा बहुत इंश्योरेंस प्रीमियम देना पड़ेगा, 50,000 1 लाख का इंश्योरेंस प्रीमियम देना पड़ेगा, ठीक है। अब लेट से कि 50 लाख का इंश्योरेंस है, मैं जानबूझकर सुसाइड करूं बिकॉज 50 लाख रुपीस मेरे फैमिली मेंबर्स को मिलेगा तो उनका लाइफ थोड़ा आसान हो जाएगा, तो मैं उस वजह से जानबूझ के सुसाइड कर रहा हूं। तो इस वजह से इस बात को थोड़ा मतलब ये करने के लिए, लोगों को डिमोटिवेट करने के लिए कि इस रीजन से इंश्योरेंस मत करो, इस वजह से सुसाइड को कवर जनरली नहीं किया जाता। वरना सोचो ना, कोई सोच लो बहुत पुअर है तो ये तो कैसे करने लगेंगे ना, बहुत सारे लोग ऐसे निकल जाएंगे जो ऐसे करने लगेंगे। अब हम नहीं करेंगे वो सही बात है, लेकिन बहुत सारे लोग निकल जाएंगे ऐसे करने वाले, जिनको घर में खाने के लिए पैसा नहीं है या पढ़ाने के लिए लोगों को, बच्चों को पैसा नहीं है, घर नहीं है रहने के लिए, दे विल फाइंड अ वे ऑफ अर्निंग मनी फॉर देयर फैमिली। वो जीवन भर में जितना पैसा नहीं कमा पाएंगे काम करके, वो मर के उतना पैसा कमा दे रहे हैं अपने फैमिली मेंबर के लिए। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए ऐसा ना हो करें लोग, इस वजह से उसको जो है कंपनी थोड़ा कवर नहीं करता। क्लियर है? तो ये प्रिंसिपल ऑफ कॉज प्रॉक्सिमा जो बोलता है कि रीजन ऑफ लॉस वही होना चाहिए जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रीजन था। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन है टेकन मराइन इंश्योरेंस, मराइन मतलब पानी है ना, इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर सेंडिंग व्हीट बैग्स, हम व्हीट बैग को पानी के थ्रू, शिप के थ्रू एक जगह दूसरी जगह भेज रहे थे और हम उसका इंश्योरेंस करवाए थे। एंड ऑन द वे इफ द रैट स्पॉइल्ड द व्हीट, शिप में रैट्स अगर हैं बहुत ज्यादा और रैट अगर स्पॉइल करते हैं व्हीट को, तो क्या पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि हम पानी के अगेंस्ट इंश्योरेंस कराए हैं, पानी से नुकसान होगा तो ही मिलेगा। ठीक है? देन नो कंपेंसेशन विल बी गिवन बिकॉज अंडर मराइन इंश्योरेंस द कॉज ऑफ लॉस शुड बी सी पेरिल्स। सी पेरिल्स मतलब समुद्र में जो तूफान आता है उस, वो सी पेरिल्स होना चाहिए। ठीक है? एंड नॉट रैट। क्लियर है? तो अगर तुम मराइन इंश्योरेंस करवाए हो तो पानी के वजह से नुकसान होगा व्हीट बैग्स का तो ही पैसा मिलेगा, अगर रैट अगर व्हीट खराब कर देंगे तो पैसा नहीं मिलेगा। राइट? ऑन द अदर हैंड, एक और एग्जांपल दिया है, इफ द रैट मेक्स अ होल ऑन द शिप थ्रू विच वाटर एंटर्स एंड स्पॉइल्स द व्हीट बैग, अब पैसा मिलेगा, क्योंकि व्हीट बैग किससे स्पॉइल हुआ? व्हीट बैग तो वाटर से स्पॉइल हुआ है। ठीक है? अगर रैट के वजह से पानी आ जाता है शिप में और वो पानी की वजह से व्हीट खराब होता है, अब पैसा मिलेगा, क्योंकि कॉज प्रॉक्सिमा बोलता है पानी से नुकसान होना चाहिए, कोई भी वजह से पानी आ जाए वो फर्क नहीं पड़ता, पानी की वजह से नुकसान होना चाहिए। क्लियर है? देन कंपेंसेशन विल बी गिवन बिकॉज द लॉस ऑफ व्हीट इज ड्यू टू सी वाटर। क्लियर है? तो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ कॉज प्रॉक्सिमा जो बोलता है कि रीजन ऑफ लॉस जो है वही होना चाहिए जो कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा हुआ है। क्लियर? नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस, ये हम ऑलरेडी पढ़े थे, फिर से बता देता हूं। मिटिगेशन ऑफ लॉस का मतलब, मिटिगेशन का मतलब रिडक्शन, मिटिगेशन का मतलब होता है रिडक्शन, रिड्यूस। तो प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस ये बोलता है कि हमेशा हमको लॉस को मिनिमाइज करने का कोशिश करना चाहिए। राइट? इस एग्जांपल के तौर पे सोच लो मैं इंश्योरेंस ले रखा हूं इस क्लासरूम के फर्नीचर्स का, ठीक है, आग लगेगा तो पैसा मिलेगा। अब आग लग गया तो बैठ के देखता रहूंगा क्या कि अपना क्या जा रहा है, पैसा तो मिलेगा? मुझे क्या करना चाहिए? आग को बुझाने का कोशिश करना चाहिए। अगर मैं नहीं करता हूं ये एफर्ट्स और इंश्योरेंस कंपनी प्रूफ कर देता है ये बात कि मैं लॉस को मिटिगेट करने का कोशिश नहीं किया, मैं लॉस को रिड्यूस मिनिमाइज करने का कोशिश नहीं किया, तो फिर मुझे पैसा नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो जैसे एग्जांपल के तौर पे गाड़ी का इंश्योरेंस लिए तो गाड़ी जानबूझ के थोड़ी ठोकेंगे, ऐसा बात हो गया। समझ रहे हो? इंश्योरेंस किए हैं इसका मतलब हम इंश्योरेंस का फायदा उठाने के लिए लॉस को बढ़ाने का कोशिश थोड़ी करेंगे,
हम हमेशा क्या करेंगे, लॉस को मिटिगेट करने का कोशिश करेंगे, रिड्यूस करने का कोशिश करेंगे, राइट। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं और इंश्योरेंस कंपनी ये बात प्रूफ कर देता है कि तुम मिटिगेशन करने का कोशिश नहीं किए हो, तो इंश्योरेंस क्लेम डिनाई होगा। क्लियर है। अगर आग लग जाता है और हम आग को कम करने का, बुझाने का कोशिश नहीं करते हैं, ये सोच करके अपना क्या जा रहा है, अपना तो इंश्योरेंस है, मिल जाएगा पैसा, है ना। और बाद में इंश्योरेंस कंपनी कोई भी वे में प्रूफ कर देता है कि हम कोशिश नहीं किए थे रिड्यूस करने का, तो पैसा नहीं मिलेगा। वे प्रूफ करने का बहुत सारा तरीका है, कोई वीडियो कोई बनाया होगा, या वहाँ पे कोई जो लोग प्रेजेंट होंगे उनमें से कोई जो है स्टेटमेंट्स दे रहा है कि ये कम करने की कोशिश नहीं किया बोल के, या कोई भी और तरीके से कंपनी अगर प्रूफ कर दिया कि हम लॉस को मिटिगेट नहीं किए हैं, तो हमको पैसा नहीं मिलेगा। क्लियर है। देखना, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंश्योर्ड मस्ट टेक केयर ऑफ हिज प्रॉपर्टी। हमको सामान का ध्यान रखना चाहिए, है ना। हमको इस तरीके से ध्यान रखना चाहिए कि जैसे इंश्योरेंस नहीं है उसका। अगर इंश्योरेंस नहीं होता, ये फर्नीचर्स का आग लगता तो मैं कम करने की कोशिश करता, बुझाने की कोशिश करता। तो इंश्योरेंस है तो भी मुझे यही कोशिश करना पड़ेगा, राइट। अगर इंश्योरेंस नहीं होता तो मैं जो करता, इंश्योरेंस है तब भी मुझे वही करना चाहिए, राइट। The insured must take care of his property or subject matter of insurance in the same way as he would take care without taking the insurance policy. अगर इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं होता तो हम जैसे ध्यान रखते सामान का, इंश्योरेंस होने के बाद भी हमको वैसे ही ध्यान रखना है। The insured should not become careless of his property after taking insurance. हम इंश्योरेंस लिए हैं, इसका मतलब हम केयरलेस नहीं होंगे। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल, if a person has taken fire insurance policy for his house and when the fire breaks out, he should take all the measure to stop the fire and minimize the loss rather than watching the fire because he will get compensation, right। तो हमको हमेशा लॉस को मिटिगेट करने का, मिनिमाइज करने का, रिड्यूस करने का कोशिश करना है, एज इफ उसका इंश्योरेंस नहीं है। क्लियर है। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। क्लियर है इतना। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। नेक्स्ट आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। ठीक है, टोटल देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। ठीक है, जिसके अंदर सबसे पहला आता है फायर इंश्योरेंस, सेकेंड है लाइफ इंश्योरेंस, थर्ड है हेल्थ इंश्योरेंस और फोर्थ है मराइन इंश्योरेंस। ठीक है, सबका नाम से पता चल रहा है। फायर इंश्योरेंस गिव यू प्रोटेक्शन अगेंस्ट फायर, राइट। लाइफ इंश्योरेंस गिव यू प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेथ, अगर किसी का डेथ हो जाता है तो उसके फैमिली मेंबर्स को पैसा मिलेगा, राइट। हेल्थ इंश्योरेंस टेक केयर ऑफ द डिजीजेस, अगर कोई बीमार होता है या कोई एक्सीडेंट होता है उसके वजह से जो नुकसान होता है उसको, उसमें पैसा उसको मिलेगा। ठीक है, और लास्ट होता है मराइन इंश्योरेंस। मराइन मीन्स वाटर, जनरली शिप का इंश्योरेंस होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं मराइन इंश्योरेंस। जैसे एक जगह से दूसरी जगह शिप जा रहा है तो रास्ते में चांसेस है शिप पानी में डूब जाए, तो हम इसका इंश्योरेंस कर सकते हैं। क्या क्या चीज़ का इंश्योरेंस कर सकते हैं देखना इसमें। सबसे पहले इसमें रखे हुए सामान का इंश्योरेंस कर सकते हैं, शिप में, है ना, शिप में रखा हुआ सामान का इंश्योरेंस करेंगे। दूसरा, शिप का ही इंश्योरेंस भी करना पड़ेगा, शिप का इंश्योरेंस करना पड़ेगा। शिप में जो लोग हैं, क्रू मेंबर्स, उनका भी इंश्योरेंस करना पड़ सकता है। डूबेगा तो वो भी मरेंगे, उनका भी इंश्योरेंस लगेगा। और उसके बाद एक और चीज है, वो है फ्रेट का, भाड़ा का इंश्योरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
जैसे एग्जांपल के तौर पे आप सोच लो इंडिया से एक शिप निकलता है जो ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, सपोज इट विल टेक 1 मंथ 2 मंथ टू रीच, ठीक है, आज इंडिया से निकलेगा, 1.5-2 महीना बाद वो ऑस्ट्रेलियन वाटर में, मतलब ऑस्ट्रेलियन लैंड में पहुंचेगा। तो भाड़ा कितना मिलेगा शिप को? बहुत भाड़ा मिलेगा, इतना सारा गुड्स को लेकर जा रहा होगा एक जगह दूसरे जगह। अगर शिप रास्ते में डूब गया तो लोग भाड़ा देंगे? फिर नहीं देंगे ना। सोचो ना, तुम सामान शिप में दिए हो कि जा ऑस्ट्रेलिया पहुंचा दे बोल के, और उसको भाड़ा, हाँ भाड़ा देंगे 50,000 रुपये हम उसको, शिप ही रास्ते में डूब गया, गुड्स भी डूब गया, गुड्स पहुंचा ही नहीं ऑस्ट्रेलिया, तो हम क्या भाड़ा देंगे? फिर नहीं देंगे। तो अगर शिप डूब जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी को ये सबसे ज्यादा तो इसका नुकसान हो जाता है, फ्रेट का नुकसान हो जाएगा, भाड़ा का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि लोग जो है फ्रेट देंगे नहीं उसका, राइट, क्योंकि शिप तो पहुंचा ही नहीं, सामान सामने वाले को मिला ही नहीं, तो वो भाड़ा थोड़ी देगा उस चीज का। फिर समझ में आ रहा है? तो ये सब का इंश्योरेंस हो सकता है, हम गुड्स का, शिप का, फ्रेट का, क्रू मेंबर्स का, सबका इंश्योरेंस कर सकते हैं अंडर द टॉपिक ऑफ मराइन इंश्योरेंस। क्लियर? ये तो दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। इतना हम पढ़ेंगे, थोड़ा जल्दी छुट्टी दे देंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर विल स्टार्ट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। ठीक है, मुंह से दिख रहा है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन लीव।